हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट, जैसे कि अपन पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं बेमाओं के बारे में। हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और जिसमें भी हम बात कर रहे थे बेमाओं के बारे में। हमने बेमाओं को देखा, बेमा निकालना सीखा, उसके नियम सुने, उसके अनुप्रयोग देखे हमने और उसके तीनों अनुप्रयोग हम पिछले टर्न पर समाप्त कर चुके हैं। बेमाओं से ही संबंधित एक छोटी सी हेडिंग और बचती है, उसको भी करके हम बेमा पूरी करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेमाओं के बारे में जो हमारी लास्ट हेडिंग बचती है वो है बेमाओं की सीमाएं। सीमाओं का मतलब है बच्चों लिमिटेशन। यहां इसी चीज को मैं बेमाओं की कमी भी कह सकता हूं कि कुछ बेमाओं में हमें कमियां नजर आई थी। कौन कौन सी कमी नजर आई थी? सबसे बड़ी अगर कोई बेमाओं में कमी है तो वो कांस्टेंट को लेकर है। आपने 2-3 एप्लीकेशन पढ़ के देखे, जैसे मैंने सूत्र की सत्यता की जांच देखी हो, चाहे सूत्र उत्पन्न करना सीखा हो, उन दोनों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मुझे सामना करना पड़ रहा था और वो क्या थी? वो थी कांस्टेंट। चूंकि कांस्टेंट की तो कोई बेमा होती ही नहीं है। अब जिस चीज की बेमा नहीं है तो बेमाओं के बारे में उस चीज की जानकारी प्राप्त करना भी संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेमाओं का क्या है कि बेमाओं द्वारा नियतांक संख्या, कांस्टेंट नंबर, आंकिक संख्या, इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। सूत्र में कांस्टेंट लगाओ मत लगाओ, कोई दूसरा लगाओ, पर बेमा वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सबसे पहली ड्रॉबैक, पहली कमी, पहली सीमा, पहली लिमिटेशन, कुछ भी बोलो आप इसको, वो है कि विमीय विधि से या बेमाओं की हेल्प से नियतांक, आप समझ जाएंगे नियतांक का मतलब आंकिक संख्या, ब्रैकेट में लिख दूं, आंकिक संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? जो विमीय विधि है उससे नियतांक के बारे में, कांस्टेंट संख्या के बारे में बच्चों आपको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, आप विमीय विधि से उन सूत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते बच्चों जिनमें कोई भी बेमाहीन, जैसे कि त्रिकोणमिति फलन आ जाए, चर घातांकीय e की पावर x आ जाए, लघु गणक, क्योंकि इनकी बेमा होती नहीं है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। बस पहले से ही कनेक्ट है कि विमीय विधि से उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। विमीय विधि से उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है जिनमें त्रिकोणमितीय फलन के त्रिकोणमितीय फलन की कोई बेमा होती नहीं है, और जिसकी बेमा नहीं है वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। त्रिकोणमितीय फलन कौमा चर घातांकीय फलन कौमा लघुगणक फलन। हाँ,
जिनमें त्रिकोणमितीय फलन हो, चरघातांकीय फलन हो या लॉग वगैरह हो। और एक और ड्रॉबैक देखो ध्यान से, अब आप देखो, बिल्कुल आपसे बेसिक बातें करवाता हूं मैं। जब आप सूत्र सिद्ध कर रहे होते हैं बच्चों, तो याद करो आप LHS और RHS में कुछ ऐसी टर्म तो आती है। LHS में आगे मान लो M1 L2 T-2 सपोज, और यहां M की पावर कुछ A मान लो, L की पावर B प्लस C मान लो, T की पावर A माइनस C, कुछ ऐसा ही तो आता है ना। और आप तुलना करके A, B और C के मान निकालते हो। अब मेरी बात सुनना, यहां से आपको केवल 3 समीकरण ही तो बन सकते हैं। जब आप तुलना करोगे घातों की, तो एक समीकरण तो M की घात से मिल जाएगा, एक समीकरण आपको L की घात से मिलेगा, और दूसरा समीकरण आपको T की घात से मिलेगा। तो आपको कितने समीकरण मिलेंगे? 3 समीकरण। और बच्चों मैथ का नियम होता है कि आप 3 समीकरणों की सहायता से अधिकतम, क्या बोला मैंने, 3 समीकरणों की सहायता से अधिकतम 3 राशियां ही प्राप्त कर सकते हो। यह मैथ का नियम है भैया। अगर आपके पास में 2 समीकरण है, देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात करता हूं। जब आप छोटी क्लासों में होंगे, 5 छठी में, तो आपने समीकरण पढ़े होंगे 2x + 3 = 0। आपने ऐसा समीकरण पढ़ा होगा बच्चों 2x + 3 = 0। तो आप इसमें से केवल x की वैल्यू निकाल सकते हो एक समीकरण से। केवल एक ही समीकरण मैं आपको दूं तो आप इससे केवल x की सटीक वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं इस समीकरण को ऐसे दे दूं 2x + 3y या 2y कुछ भी ले लो बराबर 5, एक ही समीकरण दूं, खाली 2 नहीं दूं, तो आप एक समीकरण से x और y की वैल्यू जिंदगी में नहीं निकाल सकते। अगर एक समीकरण दिया हुआ है तो एक ही राशि ज्ञात की जा सकती है। हां, x और y में अगर 2 समीकरण हों तो आप 2 राशियां ज्ञात कर सकते हो। इसी तरह 3 समीकरण हो तो उनमें 3 अननोन हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आप सब जानते होंगे। अब मैं यहां क्यों लिंक कर रहा हूं इस बात को, इसके पीछे एक लॉजिक है। आप सोचिए कि आपको मैक्सिमम कितनी पावर मिल सकती है? 3। और बच्चों एक्चुअल में ये पावर आई कहां से? ये पावर आई कि कोई सूत्र किन किन राशियों पर डिपेंड कर रहा है। पहली राशि की पावर A आती थी, दूसरी की B आती थी, तीसरी की C आती थी। इसका मतलब मैक्सिमम समीकरण कितने मिलेंगे? 3। तो मैक्सिमम 3 ही पावर हो सकती हैं। मतलब केवल उन सूत्रों को आप सिद्ध कर सकते हो जो अधिकतम 3 राशियों पर निर्भर कर रहे हो। अगर कोई सूत्र मान लो 4 राशियों पर डिपेंड कर रहा है, सपोज उसमें D तक आ गया, तो बच्चों यहां से समीकरण कितने मिलेंगे? 3, और राशि कितनी ज्ञात करनी है? 4। तो आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। अभी तक तो मैं विमाओं का ड्रॉबैक बता रहा था कि भैया विमीय विधि से जो नियतांक है उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। सूत्र में आप याद करो, हम के को के ही रख देते हैं, आगे हमसे सवाल ही सॉल्व नहीं होता। दूसरा, अगर कोई सूत्र में मान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, चरघातांकीय आ जाए, लघुगणक आ जाए, तो आप उनको भी सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि ये तो विमाहीन है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विमीय विधि से उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, जो, क्या कहूं बताओ, 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर हो। समझने वाली बात, आप 3 तक तो कर सकते हो, कोई 1 पर डिपेंड है, 2 पर डिपेंड है, 3 पर डिपेंड है, उनको तो आप सॉल्व कर लोगे। पर अगर कोई सूत्र 3 से अधिक राशियों पर डिपेंड है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात आप याद रखें, ठीक है? तो एक बार आप यहां से इसको नोट करें। क्लियर? जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर आकर के हम इस टॉपिक को विराम देते हैं, विमाओं को, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना।
सुनिएगा बच्चों, थ्योरेटिकल है काफी, अगर रटोगे तो गारंटेड भूल जाओगे पक्का। आने वाले 10 से 15 मिनट बोर्ड पे एकदम जम के देखो, पूर्णतः याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो बच्चों नेक्स्ट हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं त्रुटियां। त्रुटियां, एरर, एरर्स लिख दो, एरर लिख दो, एक ही बात है। एरर क्या होती है? एरर क्या होती है? जनरल क्वेश्चन बिल्कुल। तो अपन कोई काम कर रहे होते हैं, है ना, और अपने से कुछ गलत हो जाता है। अपन कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए अपन कुछ लिख रहे हैं, अपन ने लिखना था 5 और लिख दिया 6, तो बोलते हैं ना कि एरर हो गई, मेरे से तो गलती हो गई। कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं बाई चांस, अब देखो गलती होने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। आपको मैं एक ऐसी मशीन पे बैठा दूं, बिल्कुल भयंकर कंप्यूटराइज्ड, जिसके बारे में आपको रत्ती भरी नॉलेज नहीं है, और मैं कहूँ बेटा इसको ऑपरेट करो, तो आप कंफर्म गलती करोगे, क्योंकि आपके अनुभव में कमी है। हो सकता है कि गलती ऐसी रही हो कि उपकरण ही साला खराब हो। तराजू है, मान लीजिए अपन, वो तराजू ऑलरेडी खराब है और अपन उसे 1 किलो नाप रहे, तो हो सकता है कि 1 किलो की जगह कम या ज़्यादा भी नाप सकता है, वो एरर है। ऐसी एरर के बहुत सारे रीजन हैं जो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले तो आप ये समझें कि त्रुटि होती क्या है। त्रुटि लिखो, त्रुटियों की जगह यार। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, त्रुटि क्या होती है? व्हाट इज एरर? त्रुटि क्या है? तो आप क्या जवाब दोगे, ले बताओ, एक बार सोच के देखो। देख, त्रुटि मतलब गलती क्या है, आप गलती किसे कहते हो? अब देखो, एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वास्तविक लंबाई है। एक तो वैल्यू होती है बच्चों वास्तविक मान। कौन सा मान? वास्तविक मान। इस बोर्ड की लंबाई है, फॉर एग्जांपल्स ये बोर्ड आपका 2.2 मीटर लंबा है। ये बोर्ड, जो इस बोर्ड की वास्तविक लेंथ है, रियल लेंथ है, वास्तविक जो लंबाई है, वो है 2.2 मीटर। मैंने किसी स्टूडेंट को भेजा, मैंने कहा बेटा इस बोर्ड की लंबाई नापना, और वो इंच टेप लगाकर नापता है। तो उसने जो मान नापा वो बन जाएगा मापित मान, रियल वैल्यू, और ये है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड मतलब मापी गई वैल्यू। और वो बच्चा नापने गया बोर्ड को, उसको मान लो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ उससे गलती हो गई, उसने इस बोर्ड की लंबाई 2.1 मीटर माप ली। कितनी माप ली? 2.1 मीटर। मापना कितना था? एक्चुअल मुझे पता है, मैं पहले से नाप के बैठा हूं और मैं बिल्कुल सही नापा हूं। मान लो एक्चुअल इसकी लेंथ कितनी थी, एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी थी? 2.2 मीटर। और जब बच्चे ने मापा तो इसका मापित मान कितना आया? 2.1 मीटर। तो बताओ बच्चे ने सही नापा कि गलत नापा? तो आप कहोगे सर गलत नापा। बच्चों आपको कैसे पता चला कि उसने गलत नापा? हमें पता ऐसे चला सर कि वास्तविक मान कुछ और है और मापा गया मान कुछ और है। अच्छा, अगर मापा गया मान भी 2.2 ही मीटर होता फिर इसमें बिल्कुल एरर नहीं थी। इसका मतलब अगर आप त्रुटि की बात कर रहे हो कि साहब त्रुटि क्या है, तो त्रुटि की सीधी सी परिभाषा है वास्तविक मान और दूसरा मान कौन सा है बच्चों? मापित मान का अंतर। परिभाषा समझने का प्रयास करना। त्रुटि की परिभाषा क्या है बच्चों? वास्तविक मान, उसकी रियल वैल्यू और उसकी मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, का जो अंतर है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? त्रुटि के नाम से। त्रुटि की बहुत सरल परिभाषा है, इससे आसान समझा भी नहीं सकता भाई। किसी भी चीज की एक एक्चुअल वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। वास्तविक मान होता है, दूसरा मापित मान होता है।
और वास्तविक मान और मापित मान का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसे हम किस नाम से जानते हैं साहब? उसे हम त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं त्रुटि की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भौतिक राशि के बोल के देखना मनी मन में, थ्योरेटिकल है, मैं चाहता हूं आपको बोर्ड पे याद हो, 100% बोर्ड पे याद हो आपको। त्रुटि किसे कहेंगे, एरर किसे कहेंगे? कि सर जी किसी भौतिक राशि का, भाई भौतिक राशि पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यार मापित मान, अच्छा इसको उल्टा ही बोल सकते, कैसे बोल लोगे, दिक्कत नहीं है। वास्तविक मान और मापित मान का अंतर, या मापित मान और वास्तविक मान का अंतर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये ज्यादा सही है। तो किसी भौतिक राशि के रियल वैल्यू वास्तविक मान और मेजर्ड वैल्यू मापित मान का जो डिफरेंस है उसे हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर। बात समझ में आई सबको? ठीक है ना। तो एक तो हो गई हमारी त्रुटि की परिभाषा। फिर हम बात करें कि एरर कितने प्रकार की है। एरर कितने प्रकार की है? तो बच्चों एरर जीवन में कई कारणों से पॉसिबल है। एरर जीवन में कई कारणों से पॉसिबल है। मूल रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया है। एरर को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि, नाम याद करना पड़ेगा, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरी स्थूल त्रुटि। कौन कौन सी? एक बार नाम याद करो, एक बार नाम याद करो। क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। कौन कौन सी बोलना? क्रमबद्ध, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिकल, सिस्टमेटिकल क्रमबद्ध। यादृच्छिक को बोलते हैं रैंडमली, और इसको बोलते हैं गॉसेस एरर, स्थूल त्रुटि। तो 3 तरीके की होती है त्रुटियां, नाम याद कर लो बच्चों। कौन कौन सी? क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। अच्छे से बोलना एक बार। देखो नाम तो आपको है ना याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई विकल्प भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि त्रुटि क्या है? तो आपका आंसर होगा वास्तविक मान और मापित मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। नाम बोलो। क्रमबद्ध, सिस्टमेटिकल। अब देखो सिस्टमेटिकल लग रहा है कि सिस्टम की वजह से त्रुटि है, सिस्टम मतलब हमारा सिस्टम ही खराब हो। यादृच्छिक, जिनका कारण पता हो पर आप इनको हटा नहीं सकते, एक एक करके पढ़ूंगा। और स्थूल, किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से जैसे त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो एक बार पहले हम इतना नोट करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक एक त्रुटि को बहुत ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं, चलो लिखिए, हेडिंग लगाइए बच्चों, त्रुटि एरर, त्रुटि एरर, ठीक है। और इस एरर की आप डेफिनेशन लिखिए, लिखिएगा कि किसी भौतिक राशि के 2 तरह के मान थे ना, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, कहने का मतलब रियल वैल्यू, वास्तविक मान, तथा मापित मान मतलब मेजर्ड वैल्यू का अंतर। भौतिक राशि 2 तरह के मान हो गए ना, एक तो कौन सा मान हो गया? वास्तविक मान। एक कौन सा मान हो गया? मापित मान का अंतर, डिफरेंस, त्रुटि कहलाता है। परिभाषा देखिए पहले तो बहुत शानदार तरीके से कि किसी भौतिक राशि के हमने 2 मानों की बात की है बच्चों, वास्तविक मान और मापित मान। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, उसे हम त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। बात करें प्रकार की, तो त्रुटि मुख्यतः है निम्न तीन प्रकार की होती है। तो एरर बच्चों कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की।
त्रुटियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। पहले तीनों के नाम लिखें। नंबर पहली जो त्रुटि है, सबसे पहली जो त्रुटि है वो है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। नंबर दूसरी जो त्रुटि है वो है यादृच्छिक त्रुटि। पहली कौन सी है? क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी कौन सी है? यादृच्छिक त्रुटि। और नंबर तीसरी है स्थूल त्रुटि। सिस्टमैटिकल एरर, रैंडमली एरर और गॉसेस एरर, 3 तरह की त्रुटियां हैं। तीनों को आप नोट करें पहले। भौतिक राशि के वास्तविक मान मापित मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। त्रुटि 3 प्रकार की है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। लिख लिए होंगे, ठीक है। तो 1 नंबर हेडिंग लगा दें आप पहले। देखिएगा, 1 नंबर हेडिंग लगा दें आप पहले। कौन सी त्रुटि? सिस्टमैटिकल क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। देखना जरा, अब ये सिस्टमैटिकल एरर क्या है, इसको ध्यान से सुनना। क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि है बच्चों जिसका रीजन पता है। अगर हमें किसी त्रुटि के होने का कारण पता हो कि यह त्रुटि क्यों हो रही है। मान लीजिए आपने एक ऐसा व्यक्ति काम पर बिठा रखा है जिसको नॉलेज नहीं है। मशीन तो सही काम कर रही है, पर वो जो मशीन से ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो वो खुद गलत काम कर रहा है, उससे सही काम नहीं हो रहा। तो हमें पता है कि व्यक्ति हमारा अनट्रेंड है, तो उसकी जगह हम कोई ट्रेंड व्यक्ति बिठाकर उस त्रुटि को कम कर सकते हैं। मान लो आपका तराजू ही खराब है, आपको पता है कि तराजू खराब है, तो बाजार से अच्छी गुणवत्ता का सुग्राही का मतलब होता है अच्छा मान देने वाला, सटीक वैल्यू पढ़ने वाला उपकरण उपयोग करके उस त्रुटि को कम कर सकते हैं। मान लो मुझे पता है कि यार गर्मी की वजह से या ताप की वजह से इसमें समस्या आई है, तो ठंडे मौसम में जाकर मैं इस प्रोग्राम को कर सकता हूं। ऐसी कोई भी त्रुटि, ऐसी कोई भी एरर जिसके होने का कारण पता हो कि ये क्यों है। अगर आपको पता है कि इस त्रुटि का कारण क्या है या ये त्रुटि क्यों पैदा हो रही है, तो बच्चों आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, आप उसको रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल नहीं हटा सकते, पर कुछ कम जरूर कर सकते हो। उन त्रुटियों को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सी त्रुटि? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहेंगे? बोल रहे हैं एक बार। ऐसी त्रुटियां जिनके होने का कारण पता हो और जिन्हें कम किया जा सके। बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो क्रमबद्ध त्रुटि की परिभाषा मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखना मेरे साथ साथ। क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहेंगे? ऐसी त्रुटि जिसके होने का कारण पता हो। समझिएगा बच्चों, ऐसी त्रुटि, ऐसी कोई भी एरर जिसका कारण हमें पता हो कि ये क्यों पैदा हुई है। ऐसी त्रुटि जिसके होने का कारण पता हो तथा जिसे कम किया जा सके। मैंने 2 बातें कही हैं इसमें बच्चों। उन त्रुटियों के बारे में एक बात तो यह है कि हमें उनका कारण पता है, हमें उनका कारण पता है कि क्यों पैदा हुई, और दूसरी बात इसको कम कर सकते हो, इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। 2 बातें आपको याद रखनी है सिस्टमैटिकल एरर में।
भाई सिस्टम में है तो रीजन हमें पता है, ऐसी त्रुटियां जिनके होने का कारण हमें पता हो तथा जिसे कम किया जा सके, कॉमा लगाइए, कौन सी त्रुटि कहलाती है बच्चों? क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। देखो थ्योरेटिकल है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बोर्ड पर आज पूरा याद करा के छोड़ूंगा भाई। सबसे पहले मैंने बात करी त्रुटि की, तो रट जानी चाहिए कि वास्तविक मान मापित मान का अंतर, इतना याद कर लो। भौतिक राशि में दो तरह के मान होते हैं, वास्तविक मान, मापित मान, इनका जो अंतर है उसे त्रुटि कहते हैं। मुख्यतः त्रुटि तीन प्रकार की, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। क्रमबद्ध बोल के देखना, आपके लिए नाम नए हैं तो थोड़ा नाम याद करने में आपको टाइम लगेगा। क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। फिर मैंने बात की क्रमबद्ध, सिस्टमेटिकल एरर की। तो क्रमबद्ध में दो बातें आपको मेन है, एक तो जिनका कारण पता हो आपको, और दूसरा आप जिनको कम कर सको या कम किया जा सके, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। अब क्रमबद्ध खुद कई प्रकार की है ना? तो क्रमबद्ध त्रुटि मुख्यतः है निम्न, ये 5 प्रकार की है, निम्न 5 प्रकार की है। मेन त्रुटि मुख्य रूप से 3 प्रकार की, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। हट गए होंगे? क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। और क्रमबद्ध खुद 5 प्रकार की। नंबर 1, पहली रोमन संख्या में लिखेंगे अब, यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि आप समझ गए, यंत्रों की वजह से, मैकेनिकल एरर, यांत्रिक त्रुटि। नंबर 2, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि नाम से ही लग रहा है, अनटेंड व्यक्ति अगर आपने बिठा रखा है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई मशीन पे बिठा रखा है कि मशीन तो बहुत हैवी है और उस व्यक्ति को खुद को नॉलेज नहीं है, तो वो हमेशा गलत करेगा। इसे हम व्यक्तिगत त्रुटि या व्यक्तिगत लापरवाही की वजह से त्रुटि बोलेंगे। नंबर 3 त्रुटि, पूर्ण स्थिरता त्रुटि, जो पहले से स्थित हो। कैसी स्थित हो? पहले से। तो 3 नाम तो याद करो, यांत्रिक, व्यक्तिगत, पूर्ण स्थिरता। ठीक है ना भाई? तो 3 नाम तो ये हो गए, यांत्रिक, व्यक्तिगत और पूर्ण स्थिरता। चौथा नाम होगा बच्चों इसमें बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। बाह्य कारक क्या होते हैं बच्चों? आप अभी मान लो तापमान पढ़ रहे हो किसी चीज का, सोचना 1 मिनट के लिए, मेरे शरीर का मैं तापमान नाप रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे शरीर का औसत तापमान कितना है। अब बच्चों मैंने सर्दी में नापा मेरे शरीर का तापमान तो कुछ और आएगा, और भयंकर गर्मी में नापा तो कुछ और आएगा, हाँ या ना? तो ताप की वजह से एरर आ गई। आप बाहर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई पन्नी वगैरह का अध्ययन कर रहे हो, हिलनी नहीं चाहिए, पर जब आप बाहर रखोगे तो बच्चों थोड़ी बहुत हवा तो वातावरण में चलती ही है, उस हवा की वजह से उसमें थोड़ा बहुत तो विचलन होगा, तो एरर पैदा होगी, सीधी सी बात है। उसे बाह्य कारक के कारण त्रुटि कहेंगे। नाम समझना, बाह्य कारक मतलब ऐसी त्रुटि जो किसी बाह्य रीजन से प्राप्त हुई हो। और लास्ट 5वीं त्रुटि है इसमें, क्या नाम है? नियत त्रुटि, कांस्टेंट एरर। क्या नाम है? कांस्टेंट एरर। तो उम्मीद करता हूं भाई कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इनको एक बार जल्दी से आप नोट कर लें फटाफट रफ्तार में, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं सबको। ठीक है, हेडिंग स्टार्ट की हमने। पहले त्रुटि की परिभाषा लिखी, वास्तविक मान मापित मान का अंतर त्रुटि है। फिर हमने क्रमबद्ध 3 तरह की पढ़ी त्रुटि, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? क्रमबद्ध।
क्रमबद्ध क्या होती है कि कारण पता हो और आप कम कर सको। ऐसी त्रुटि जिसके होने का कारण पता हो और उसे कम भी किया जा सके उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध खुद 5 प्रकार की है, अब पांचों को पढ़ूंगा एक एक करके। पहली कौन सी? यांत्रिक, दूसरी व्यक्तिगत, तीसरी पूर्ण स्थिरता, चौथी बाह्य कारक की वजह से, और पांचवी है नियत त्रुटि। कौन सी त्रुटि? नियत त्रुटि। ठीक है, तो अब वापस से नंबर 1 हेडिंग डाल दें। पहले कौन सी पढ़ रहे हैं हम? यांत्रिक त्रुटि पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप रोमन संख्या में पहली त्रुटि लिख दो बच्चों। यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि का मतलब मैकेनिकल एरर। अब बच्चों इस नाम को ध्यान से समझो। देख, आप रटना मत, नाम से ही डेफिनेशन निकालने का प्रयास करना। तो यांत्रिक त्रुटि का मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो यांत्रिक त्रुटि का मतलब निकालिए आप। देखो नाम से ही लग रहा है। यांत्रिक त्रुटि किसकी वजह से बनी होगी? यंत्रों की वजह से बनी होगी। किसकी वजह से बनी होगी? यंत्रों की वजह से। तो क्या परिभाषा हो सकती है बच्चों इसकी? क्या परिभाषा हो सकती है कि ऐसी त्रुटि जो यंत्र की कमी की वजह से। यंत्र की कमी का मतलब कोई भी आपने उपकरण लिया, उस उपकरण की बनावट में या उस उपकरण की क्रियाविधि में ही कोई त्रुटि है। कोई उपकरण गलत ढंग से बन गया हमसे, या वो गलत ढंग से काम कर रहा है, उसकी वजह से जो त्रुटि पैदा होगी उसे हम यांत्रिक त्रुटि कहेंगे। हमें पता है कि अरे उपकरण खराब है, इसकी वजह से त्रुटि आ रही है, और कम भी कर सकते हो आप इसको। कैसे? अच्छा उपकरण काम में लेकर। तो इसके बारे में तो बहुत छोटी बात है। यांत्रिक त्रुटि में क्या लिखोगे आप? ऐसी त्रुटि, कैसी त्रुटि जो किसी यंत्र की बनावट या क्रियाविधि, किसी यंत्र, ये सब हटाओ अब यहां से ना, ये सब ठीक नहीं है, ऐसे करो। किसी यंत्र की बनावट या क्रियाविधि में त्रुटि के कारण, ऐसे लिखना, ये सही लैंग्वेज बनेगी। मान लो आपने कोई यंत्र लिया, उस यंत्र की बनावट या उसकी क्रियाविधि में ही कोई कमी है, त्रुटि के कारण उत्पन्न त्रुटि, कारण उत्पन्न त्रुटि यांत्रिक त्रुटि कहलाती है। ये सही परिभाषा है, मैकेनिकल एरर कहलाती है, यांत्रिक त्रुटि कहलाती है। अरे नाम से ही क्लियर है यार कि यांत्रिक त्रुटि क्यों पैदा हुई। यंत्र की वजह से पैदा हुई कि जिस यंत्र से आप मेजरमेंट कर रहे हो, जिस यंत्र का उपयोग करके आप वैल्यू प्राप्त करना चाह रहे हो, भाई वो यंत्र ही आपका ठीक नहीं है। तो यंत्र की बनावट या क्रियाविधि में त्रुटि के कारण जो त्रुटि पैदा होगी उसे नाम दिया जाएगा यांत्रिक त्रुटि। और आप इसे कम कैसे कर सकते हो बच्चों? तो आप इसमें लिखोगे कि उच्च गुणवत्ता वाले सुग्राही, अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का कोई उपकरण काम में लेकर ना, उच्च गुणवत्ता वाले सुग्राही। सुग्राही शब्द बार बार आता है फिजिक्स में ना, इसका मतलब समझ ना, सु का मतलब अच्छा, ग्राही मतलब वैल्यू बताने वाला, एक बिल्कुल सटीक जो नाप लेगा वो सुग्राही है ना। उच्च गुणवत्ता वाले सुग्राही उपकरणों का उपयोग करके, उपकरणों का उपयोग करके, इसे किसे? यांत्रिक त्रुटि को करके, यांत्रिक त्रुटि को कम किया जा सकता है। आपको समझ में आया? अरे सबको समझ में आना चाहिए भाई।
हम पहले त्रुटि पढ़ रहे थे, वास्तविक मान मापित मान का अंतर त्रुटि है। त्रुटि 3 प्रकार की है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। क्रमबद्ध कौन सी? जिनका कारण पता हो और उन्हें कम भी किया जा सके। ये 5 प्रकार की है, जिसमें से पहला प्रकार मैंने पढ़ा है यांत्रिक त्रुटि। यंत्र की वजह से त्रुटि, मतलब यंत्र की बनावट या क्रियाविधि में कोई त्रुटि हो तो जो त्रुटि बनेगी उसे यांत्रिक त्रुटि कहा जाएगा। और इसे कम भी कर सकते हो। कैसे? उच्च गुणवत्ता वाले सुग्राही उपकरणों का उपयोग करके यांत्रिक त्रुटि को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली हो गई आपकी यांत्रिक त्रुटि। बात करें बच्चों नंबर 2 की, तो नंबर 2 हो जाएगी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि क्या कहती है? व्यक्तिगत त्रुटि क्या कहती है कि किसी व्यक्ति की अनुभवहीनता या लापरवाही के कारण आपने रीडिंग लेने के लिए जिस व्यक्ति को बैठाया है उसको अनुभव नहीं है, और अगर अनुभव है तो उसमें आलस्य बहुत ज्यादा है, तो वो नाक ने देखने में ऐसे थोड़ी बहुत गलती कर दे, उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है ना। तो व्यक्तिगत त्रुटि में आप लिखिए किसी व्यक्ति की 2 चीज हो सकती हैं, एक तो लापरवाही या फिर उसमें अनुभवहीनता। लापरवाही या अनुभवहीनता के कारण, अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न त्रुटि। आप समझे इस बात को? व्यक्ति की लापरवाही या फिर उसकी अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न त्रुटि, कॉमा लगाना, व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। और बच्चों इसे कैसे काम करेंगे अपन? इसे कैसे कम कर सकते हैं ये तो समझ गए होंगे आप। कोई ट्रेंड, शिक्षित और सजग व्यक्ति को काम पर लगाकर लिख दो, भले इसे कोई लिखने लायक बात है नहीं है, खैर। अनुभवी व सजग व्यक्ति द्वारा इसे कम किया जा सकता है। इसे कम किया जा सकता है। एक बार आप यहां तक नोट करें, 5 हैं ये, 2 हमने पढ़ लिए, यांत्रिक और व्यक्तिगत। इनको आप नोट करें जल्दी से, यांत्रिक और व्यक्तिगत। ठीक है। तीसरी है पूर्ण स्थिरता त्रुटि। नोट करो इसको, चलो। तीसरी है पूर्ण स्थिरता त्रुटि। साफ कर दूं इसको, है ना। इनको भी देख लो फटाफट, चलो। तीसरी त्रुटि है बच्चों पूर्ण स्थिरता त्रुटि। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना मेरी बात आप। नाम कैसा लग रहा है कि पूर्ण स्थिरता त्रुटि, मतलब ये त्रुटि तो पूर्ण रूप से बस गई। हमें पता है कि ये क्यों पैदा हुई, पर बच्चों आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। नाम है ना पूर्ण स्थिरता त्रुटि, मतलब ये त्रुटि तो अंदर तक बिल्कुल पूर्ण रूपेण बस चुकी है। तो पूर्ण स्थिरता त्रुटि की परिभाषा होगी बच्चों, ऐसी त्रुटि जिसका कारण पता हो, जिसका कारण पता हो परंतु इसे कम नहीं किया जा सकता। कम नहीं किया जा सकता, कॉमा लगाना। पूर्ण स्थिरता
त्रुटि कहलाती है। समझ में आया ना? पूर्ण स्थिरता मतलब पूर्ण रूप से बच चुकी है, कारण पता है फिर भी आप इसे रिमूव नहीं कर सकती। चौथी त्रुटि है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि किसी बाह्य परिवर्तन, ताप, दाब, हवा, इन सब से जो त्रुटि पैदा होगी उसे कहेंगे बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो इसमें लिख दो कि किसी बाह्य कारक जैसे कि ताप, दाब, हवा इत्यादि के कारण उत्पन्न त्रुटि। समझिएगा ध्यान से, किसी बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, हवा इत्यादि के कारण उत्पन्न त्रुटि, कॉमा लगाइए, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहलाती है। अब इनको कम भी कर सकते हैं, भाई ताप ज्यादा है तो ताप कम हो जाए तब एक्सपेरिमेंट कर लेना, हवा ज्यादा है तो हवा कम हो जाए तब एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो इन्हें अपन कम भी कर सकते हैं। और लास्ट पांचवी त्रुटि और देख लो, नियत त्रुटि। अब नाम में लग रहा है कि हमेशा फिक्स है, आप भले 100 बार एक्सपेरिमेंट कर लो, एक फिक्स त्रुटि आएगी, नियत त्रुटि उसे कहते हैं ना। ऐसी त्रुटि जो बार बार प्रयोग करने पर भी नियत बनी रहे, नियत बनी रहे। तो ये कोई ज्यादा विशेष बातें नहीं है इनके बारे में ना, इनको आप नोट कर लो। तो उम्मीद है यहां तक कहानी समझ में आई होगी। आज हमने एक तो विमाओं की लिमिटेशन जानी, दूसरी बात हमने त्रुटि स्टार्ट की। वास्तविक मान, मापित मान का अंतर त्रुटि है, 3 प्रकार की है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। क्रमबद्ध कारण पता हो रिमूव भी कर सकता हूं, और ये 5 प्रकार की है। पांचों प्रकार आज मैंने जाने हैं। आज यहीं तक, बाकी बची हुई त्रुटियां अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? इसे नोट कर लो। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।